आपने दो फॉर्मूलाज याद करने हैं, nth टर्म a प्लस n माइनस वन डी और सम अप टू n टर्म्स। सम अप टू n टर्म्स के दो तरह से फॉर्मूला करवाए थे जो आपका मिस हुआ हुआ है, ठीक है। n बाय टू, टू ए प्लस n माइनस वन डी। अच्छा, कोशिश करना तरन, आपको नेक्स्ट क्लास में भी आना है, रिविजन है प्लस तुम्हारा एपी कवर हो जाएगा। ठीक हो गया इतना? तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ पर आप समझो आपको दिया क्या हुआ है, कुछ नंबर्स को ऐड करके कहा गया है सम है 287। ये नंबर्स किस तरह के हैं, क्या है नंबर्स, ये एपी में है। फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 3। जब भी किसी एपी की आपके पास फर्स्ट टर्म हो, कॉमन डिफरेंस हो 3, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस 287? सम। कितने टर्म्स का पता नहीं, x नहीं, x उसकी लास्ट टर्म है। तो किसी नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 287। हाउ मेनी टर्म्स, दैट आई डोंट नो, दैट आई नो, है ना, तब मुझे वो निकालना होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 287। इतना क्लियर हो गया? अब इस अगर सम ऑफ n टर्म्स का मुझे n निकालना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला लगाऊंगी, n बाय टू, टू ए प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 287। ठीक है, और ये x क्या है हमारी जो हमें निकालनी है, दैट इज या लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो लास्ट टर्म में हम क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन डी। तो मुझे ये n की वैल्यू निकालनी चाहिए, n की वैल्यू निकालेंगे यहां से और उसे यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गया? 2 इंटू वन, n माइनस वन लिखो, साथ साथ सॉल्व किया करो इसे। दिस इज अनदर क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ही करवाना था एपी में, इसमें दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ये होता है सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। तो आपको खुद से इन्फर करना है कि ये एपी का क्वेश्चन है, कि जो मेरे पास सीक्वेंस बन रहा है 1 4 7, ये एपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 3, और जब मैंने इनकी कुछ टर्म्स को ऐड किया तो सम बन गया 287। अब x क्या है इसमें, लास्ट टर्म, x इज माय लास्ट टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि लास्ट टर्म कौन सी प्लेस पे दी हुई है। तो उससे मैं कैसे निकालूंगी, इस फॉर्मूला से, बिकॉज जब मैंने इसमें a और b की वैल्यू पुट की तो सिर्फ एक n जो है वो अननोन रह गया, बाकी सभी आ गए। लेकिन यहाँ पर x भी अननोन है, a मेरे पास है, n माइनस वन, x तो मुझे पता नहीं, तो उससे मैं n की वैल्यू भी नहीं निकाल सकती। n यहां से निकालूंगी तो उससे x की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आ गया? ये दो तीन क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे दो तीन नंबर्स के साथ। अभी फिलहाल नहीं बना, बन तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसमें इक्वेशन जो है वही ध्यान से बनानी होती है। समझ में आ गया इतना? सम नहीं किया हुआ तुमने, तो मैं करवा दूंगी आपको। समझ में आ गया इतना? हमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो एपी कम होती है, एपी कांस्टेंट होती है, कॉमन डिफरेंस इज 0। फर्स्ट टर्म 2 है, नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी 2, नेक्स्ट टर्म भी क्या होगी 2, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 2। तो थैंक यू। आपकी रिसीट भी देनी है सबकी, जिन्होंने मुझे फीस कर दी थी, ये श्रेष्ठ है ना। कृष्णा आपको भी नहीं मिली ना रिसीट? चलो, समझ में आ गया इतना, राइट? और जो तुम्हारे वाला क्वेश्चन था वो याद कर लो, बिकॉज वो पेपर्स में आ जाता है 3 मार्क्स में। एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपी के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। सी माय पर्पस, आपको एपी में मैंने कहा था दो चीजें याद रखनी है, कि दो फॉर्मूलाज लिखो, और कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स मैंने कहा था, या 10 टर्म फ्रॉम लास्ट कहा था, उसका एक अलग से टेक्निक था जो हमें याद रखा। अब ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया होता है ना, आपको सम ऑफ n टर्म्स का कोई फॉर्मूला दिया होगा, जैसे ये दिया होता है 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हो गया?
चलो करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो हम क्या करते हैं, टेक द वैल्यू ऑफ एन एज 1। S1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया 7। n को वैल्यू रखेंगे 2। S2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 8 20। n की वैल्यू लिखेंगे 3। S3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 3, 9 3 जा 27, 27 प्लस 12 कितना हो गया 39। अब आप खुद सोचो n इक्वल टू 1। अब ये चीज हमें याद रखनी है कि इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लेकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे सिर्फ ये दिया हुआ है, एपी दी ही नहीं हुई ना, फर्स्ट टर्म पता है। अगर आप कहते हो कि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इसके बाद हम क्या करेंगे, ना a है ना d है, राइट। तो जब भी हमें स्मैश भेजना है यहाँ पे एमबीडी मॉल ऊपर तक छोटा आएंगे, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, राइट। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू को 1 पुट करके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे सम ऑफ 1 टर्म निकालना है दैट इज इक्वल टू 7, तो यहां से मैंने इन्फर किया कि इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी 7। n इक्वल टू 2 का मतलब S2, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या दे दिया 20। अब सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, A1 और A2 का सम है 20, A1 आपने कितना लिया 7, तो A2 कितना आ जाएगा। फिर उसने कहा है सम ऑफ 3 टर्म्स, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्मूला से थोड़ा हटकर हो जाते हैं। बेसिकली क्या है, सिर्फ इसमें मैंने एपी फॉर्म की कि फर्स्ट टर्म 7, नेक्स्ट टर्म 13 और इसके बाद क्या हो जाएगी नेक्स्ट टर्म 19। अब 3 टर्म्स अगर एपी में आ गई तो मेरे पास उस पूरी एपी की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा है आपकी एक के टर्म दी हुई है, जब सब्सक्रिप्ट में दे दिया ना, ये टर्म की प्लेस वैल्यू है, कौन सी प्लेस पे कौन सी टर्म है। फर्स्ट प्लेस पे 7th नंबर है, सेकंड प्लेस पे 13 नंबर है, थर्ड प्लेस पे 19 नंबर है। तो कोई केथ प्लेस है जो अननोन है, उस पर 168 लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो व्हाट द नंबर इज, उस पर 168 लिखा हुआ है। तो ये बताओ कौन सी प्लेस पे बैठा हुआ है। तो n की वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, अगर टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है a प्लस n माइनस 1। दिस इज व्हाट इज योर एपी। मुश्किल पता है एपी में क्या है, फॉर्मूला खुद से सोचकर खुद ही इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसी को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं दी हुई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बस खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो सब। क्लियर हो गया हमें इतना, यहां तक कोई कंफ्यूजन है। कोऑर्डिनेट स्टार्ट करें। कल मैंने कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एक करवाया था टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कौन सा वाला, हाँ मैंने स्टेटमेंट सम्स नहीं डाले कोई भी, सिर्फ आपके जो अभी क्वेश्चंस वाले हैं ना वही डाले हैं। अच्छा दामिर, आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी ना, एक्सीड्स, है ना, है ना, कौन सा वाला क्वेश्चन था, असाइनमेंट का था, दिखाओ। उसमें कुछ है, देखो आपको समझना क्या है, मैं बात वही कहती हूँ कि एक बेसिक और बहुत ही मतलब जनरल सी बात है, आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। बैक इन आवर टाइम्स ऑल्सो ना, तब हमें भी कहा था कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, लेकिन बेसिकली हम क्या है, इंडियंस है और वो भी पंजाबी है ना, तो क्या होता है हमारा जो लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एट होम है, वो क्या होता है, हिंदी या पंजाबी, वेरी फ्रैंकली, राइट। तो जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उतने अच्छे से हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते फर्स्ट इंस्टेंस में, राइट। तो हमें करना क्या होता है, जो भी क्वेश्चन लिखा है ना उसको हिंदी ट्रांसलेट करके खुद को समझाना है। समझ में आ गया, मैं क्या करती हूँ, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, मैं क्या कहती हूँ उसमें क्या कहा गया है,
राइट, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। सच में कह रही हूँ, ये मुझे सर ने, जब मैं थी, सर ने मुझे कहा था कि बेटा ये प्रॉब्लम ना आती है, हम हिंदी मीडियम में पढ़े तो हमें नहीं आई, आप इंग्लिश मीडियम में हो, समझते हिंदी में हो, पढ़ते इंग्लिश में हो, आपको कुछ नहीं करना है, उसी चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके खुद को समझाओगे, 1 महीना कर लो, अपने आप पढ़ना शुरू हो जाओगे। सच में कह रही हूँ, ये बेसिक, सच में कह रही हूँ, जो मतलब हिंदी से इंग्लिश समझता है ना, आई वाज इन माय केजी क्लास, आई रिमेम्बर माय ग्रैंडपा बॉट मी अ ट्रांसलेशन बुक, हिंदी हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन थी। आई वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ बुक को पढ़ती थी, तो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ, उसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ, तो आई यूज्ड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड कि अच्छा ये है, ऐसे ही फन से, ऐसा नहीं था कि नहीं आती है, बट उससे क्या होता है, तो आपकी इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश कन्वर्जन बहुत ईजी हो जाती है, आपका माइंड इजीली प्रोसेस करना शुरू कर देता है कि उसने बोला क्या है। फॉर एग्जाम्पल, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन दो, आप समझाने लगे हैं तो दो इधर, ये मेरे पास है, ठीक है। आपको अगर मुश्किल आ रही है ना इन सब चीजों में, इज समथिंग व्हिच आई डोंट डू नाउ विद माय किड्स, बट माय हस्बैंड सेज उनको सब समझाना होता है ना, तो मैं नहीं समझाती, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, तो कहते नहीं इसका हिंदी मतलब बताओ, व्हेन ही टीचर्स ना, तो इसका हिंदी समझ में आया, कहते नहीं, तो वो उसको एक एक वर्ड ट्रांसलेट करके बताते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। ये आपके साथ सच में नहीं किया गया, ठीक है ना, पेरेंट्स करते हैं, एज अ पेरेंट मैं भी नहीं करती, ठीक है, हम ना पेरेंट्स करते हैं ना टीचर्स करते हैं, क्योंकि हमें आजकल क्या होता है, भागना होता है, पीछे ना रह जाए, है ना। तो ये चीज एक बेसिक सी है, और कोई नहीं शायद समझ पाएगा आपकी ये प्रॉब्लम को, मुझे भी आती थी, तो जब उन्होंने कहा ना कि कुछ नहीं करना, उसको अपने आप को बैठकर उस क्वेश्चन को हिंदी में समझाना है, खुद से बात करनी है, राइट, टॉक टू योर सेल्फ। जैसे कि इसमें एक नंबर था, एक क्वेश्चन था, बोलो कौन सा वाला था, एक सीड्स वाला क्वेश्चन था ना, कौन सा दिया था कि टेस्ट में दिया था, टेस्ट में दिया था, टाइम नहीं वेस्ट करना। कहाँ पे टेस्ट में भी नहीं है, वो सिंपल दिया हुआ है, एक सीट वाला तो कोई नहीं है, सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46, ये वाला दिया था, और कौन सा था, फर्स्ट 3 टर्म्स है ना, अच्छा ये तो अलग से था, बट द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग, जो मुझे कहा गया था कि इसको नहीं समझ में आया, ये सच में किसी एक की भी प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है डिटर्मिन एन एपी, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एपी का, पेज नंबर 106। सच में कह रही हूँ, ये ना टेक्निक जो होती है एक दिन में काम नहीं करती है, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके अगर हम समझेंगे ना, स्पीड थोड़ा थोड़ा स्लो करके कि इसमें कहा क्या है। मैं आपको ये नहीं कहती डिटर्मिन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th by 12, मैं क्या कह रही हूँ, डिटर्मिन एन एपी, ऐसी एपी फाइंड करो, समझ में आया, 16th एपी पेज 106, whose third term is 16, थर्ड टर्म मतलब एपी में हम उसे कैसे लिखते हैं, A3, A3 किसके इक्वल दिया हुआ है, 16 एंड 7th टर्म, अच्छा 7th टर्म से मुझे समझ में आता है A7, तो मैं लिख दूंगी 7th टर्म को अंडरलाइन करके ना, क्वेश्चन पे लिख दो A7, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, 7th टर्म एक्सीड्स का मतलब क्या हुआ, 7th टर्म बड़ी है ना, हिंदी में मैं कह रही हूँ 7th टर्म बड़ी है, किससे, 5th टर्म से, 7th टर्म बड़ी है 5th टर्म से, 12 से, तो इसका मतलब 12 कहाँ ऐड होगा, 7 में कि 5 में, समझ में आ गया, क्या किया मैंने, सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करके खुद को भी वैसे ही समझाया, समझ में आ गया है, राइट। अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना कि उसने पढ़ा और साथ में उसने इक्वेशन फॉर्म कर दी, अपने आप को थोड़ा टाइम देकर समझाओ एक एक वर्ड, उसके बाद बिलीव मी 1 मंथ के बाद प्रोग्रेस होगी ही होगी, ये चीज अपने आप को समझानी है, मैथ्स के क्वेश्चन को अपने आप को समझाना है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके, डोंट रीड इंग्लिश, उसको हिंदी पढ़ो, समझ में आ गया इतना,
राइट। हम इतनी इंग्लिश में न पढ़ते, अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश को समझना है, रट्टा नहीं मारना, राइट। ठीक है। हाँ जी तरन, क्या हो गया, परेशान से हो? हाँ, तबीयत ठीक है? पक्का? चलो, समझ में आ गया है दावेर? अब इसके बाद हमारा ये, हमने इंग्लिश को अपने मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया। अब समझ में आ गया, A3 16, A7 A5 + 12। क्या करूंगी A3 में? अब समझ में आता है ना, A3 को हम क्या कर लेंगे, A + 2D = 16। A7 में मैं क्या लिखूंगी? समझ में आ गया ना दामेर, समझ में आ गया? A5 में क्या लिखूंगी? A + 4D। आपके ऐसे वाले क्वेश्चन दिए पेपर में, अब तो पेपर इजी होगा, ऐसे स्टेटमेंट वाले हैं, प्रॉपर वो यास्मीन वगैरह वाले क्वेश्चन नहीं है, ना ही बुक के, ना ही एग्जाम्पलर के, ना किसी और से। ऐसे वाले क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन दिए हैं 2 मार्क्स के। 1 मार्क वाले को भी 2 मार्क में दिया है कि थ्रू आउट टाइम सेव हो जाएगा, कोई क्वेश्चन ओरली हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसमें मत जाना कि इसमें स्टेप ज्यादा लिखने हैं, 2 मार्क्स का है तो वो बड़ा हो गया। हो सकता है एक बड़ा हो, उसके कंपैरिजन में दूसरा बहुत छोटा होगा, जो ओरली हो जाएगा। समझ में आ गया? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, सॉल्व कर रहे हो ढंग से सॉल्व करना है, इजी वाले क्वेश्चन ही है टेस्ट में। अब क्लियर है? हमें करे काम आप? ठीक है, चलो। कोऑर्डिनेट में कल हमने किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, अब तो ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। जहां इक्वेशंस बन गई वहां पर या तो a की या b की वैल्यू या n की किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं अभी नहीं, लिखो। चलो अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट। हर्षित समझ में आ गया? हम बैठे हैं क्लास में कि ऐसे ही है? मैम बैठे हैं। पक्का लिख रहे हैं? यस मैम, थोड़ा। मुझे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला कल किया था, क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला ना कहाँ पे यूज होता है? है ना। मैंने इसको याद करने का वे भी बताया था, कैसे याद करना है वो, क्यों? ताकि कभी भी याद हो तो मुझे पता है पाइथागोरस लगानी है। ये है क्या हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, आपके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। कल मुझे किसी को समझाना हो कि इस रूम में कहाँ बैठेंगे, कल तुम्हें बताना हो ये चेयर लो, कौन सी चेयर लो? जो कॉर्नर में पड़ी है। कौन से कॉर्नर में? उस वाले कॉर्नर में, सबसे फार में, जो एसी के नीचे हो, बोर्ड के जो ब्लाइट बोर्ड लगा है उसके साथ वाली चेयर। समझ में आ गया? किसी स्ट्रक्चर को, ऑडिटोरियम को समझाना होता है, हम कहते हैं ना फर्स्ट से थर्ड, वहां से राइट, यहाँ से लेफ्ट करते हैं ना, आयल से यहाँ जाओ। आयल क्या हो गया? आपने एक सेंटर पॉइंट, एक लोकेशन बताई, उससे लेफ्ट साइड पे खड़े होकर थर्ड, टुवर्ड्स द स्टेज। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट का काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना है विद इन अ स्पेस। एक एरिया में ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ है वो काम कोऑर्डिनेट करता है। जैसे कि गूगल मैप है, एक क्लोज एग्जांपल, हम गूगल मैप हर बार यूज करते हैं। आपके घर की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ शो किया जाता है, कभी देखना उसको, जहां घर स्पेसिफाई नहीं होगा ना, जहां नाम नहीं लिखा होगा लोकेशन का, जैसे डोमिनोज पिज्जा लिखा होता है, तो इफ यू सर्च डोमिनोज पिज्जा, उसके स्ट्रक्चर पे आता है डोमिनोज पिज्जा, उसके कोऑर्डिनेट के साथ या लैंडमार्क के साथ। जब नहीं लिखा हो ना, जब हम किसी घर का एड्रेस सर्च करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स देता है, देखना। तो एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप समझ सकते हो वो है आपके गूगल मैप्स या कोई भी एक मैप। ठीक है, जो बताता है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ साउथ, उसने पूरे उसके पॉइंट्स दिए होते हैं, लोकेशन। नॉर्थ साउथ क्या हो गया? यही जो हमने क्वाड्रेंट्स बनाए हैं। अभी हम इसको क्वाड्रेंट्स के साथ स्टडी करते हैं, अभी डायरेक्शन से लेके आते हैं। आप आगे जाकर बढ़ोगे तो फिर डायरेक्शन पे लेकर आओगे इसको। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए कैसे बताएं, हमने उस एरिया को, कोई भी एरिया ना, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक्स एक्सिस बनाकर और वाई एक्सिस बनाकर। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इज द ओरिजिन। ठीक हो गया? अब ये जो ओरिजिन है, इसके टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव वैल्यू, टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव वैल्यू।
क्या समझ में आ गया? फिर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, जो सब आप 9th और 8th में पढ़कर आए हो वो सारी चीजें यहाँ पर है। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मार्क किया 4 3, दिस पॉइंट, इसका डिस्टेंस बताओ एक्स एक्सिस से कितना है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स, समझ में आ गया? एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस 4 यूनिट्स, समझ में आ गया ना? अब ये तो एक अकेला पॉइंट था, एक्स और वाई से डिस्टेंस निकालना आसान था। हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक ये और मान लो एक है 7 9, दोनों ही हवा में कहीं उड़ गए हैं, कोई एक्सिस में नहीं है, ठीक है? क्वाड्रेंट्स तो हमें पता है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस वी ऑल नो। यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं हो, अगर हो तो बताओ, राइट? तो मुझे पता है ये पॉइंट 4 3 है, ये पॉइंट 7 9 है, राइट? अगर मुझे इन्हें कनेक्ट करना है और इनके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एरियल डिस्टेंस निकालना है कि अगर ये पॉइंट्स हवा में है और मैं इनके डिस्टेंस निकाल रही हूँ, जो गूगल मैप इनिशियली करता है, जब आप स्ट्रक्चर को फीड करते हो वो डिस्टेंस निकालता है, वो एरियल डिस्टेंस होता है, ठीक है? तो हम कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लिखो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पॉइंट्स को नेम दे दिया ए एंड बी, तो हम एक तरह से लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल रहे हैं। ए बी इज लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाले, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी, और ये हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मूला को हमने कोऑर्डिनेट में क्या नाम दे दिया? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या करता है? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालता है, और किस रूल को फॉलो करता है? एक ना राइट एंगल ट्रायंगल में आपने रूल फॉलो किया होगा पाइथागोरस का, ये है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, डिस्टेंस फॉर्मूला उसी पे बेस्ड है। उसका बेस क्या हो जाता है? x2 माइनस x1, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? y2 माइनस y1, और ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट B, डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे हम? पाइथागोरस रूल लगाएंगे। क्या होता है बताती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कल समझाया था, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, समझाने का भी इतना ही था, याद हो जाता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट यहाँ, ठीक है? फिर इसको यहाँ लेकर गए और इसको यहाँ, ठीक है? टेढ़ी मेढ़ी लाइंस को इग्नोर करके ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट क्या, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 7, ये होगा 3, ये होगा 9। समझ में आ गया इतना? अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? 7 माइनस 4, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस क्या हो गया? y2 माइनस y1, 9 माइनस 3 6, निकल जाएगा ये भी। बस सारी डेरिवेशन कोऑर्डिनेट की, पिछले वाले सभी स्ट्रक्चर्स जो भी पढ़कर आए हो ना, उसी पे बेस्ड है। कोऑर्डिनेट ने कुछ नया नहीं बनाया, किसी फॉर्मूला को गलत नहीं कहा। जो चीज आप कहते हो रेक्टेंगल है, कोऑर्डिनेट भी प्रूव करेगा रेक्टेंगल ही है, प्लेसमेंट के हिसाब से। समझ में आ गया? आप किसी भी एक रेक्टेंगल के स्ट्रक्चर को कट करना, ये ना लैब होती थी, शायद आपके होती हो, आपको कोऑर्डिनेट का पूरा वो दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, उसके बाद आप क्या कहते हो, रेक्टेंगल कट करो, उसका लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करके एरिया निकालो, फिर कोऑर्डिनेट्स में उसे ज्योमेट्री में प्लेस कर दो, कहीं भी उसकी लेंथ निकालो, पॉइंट्स के हिसाब से ब्रेड्थ निकालो, तब भी आपके पास एरिया सेम है। समझ में आ गया इतना? तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी के साथ एक और ले लेते हैं, फॉर्मूला कह लो या डायरेक्टली कहा जाता है कि एक हमारा ये ओरिजिन है ना, ये पॉइंट यहाँ पर है x1 y1, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, फॉर्मूला तो वही लगना है, लेकिन जो माइनस हो रहा है वो क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है तब इस केस में? x1 स्क्वायर प्लस y1। मतलब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। समझ में आ गया? पता गलती कहाँ होती है?
आप ये सब अप्लाई कर लेते हो, बस स्क्वायर रूट नहीं लेते। कभी कभी क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस में हम स्क्वायर रूट को भूल जाते हैं, वो एक जनरल आदत होती है। तो याद कैसे करना है, पाइथागोरस यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया इतना? फिर मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ भी हो गया था, हाँ फोर्थ भी हो गया था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार। जो बच्चे नए आए हैं ना अभी आज क्लास में, क्वेश्चन नंबर 5, जब पहली बार केस स्टडीज आई थी ना आपके पेपर में, ये क्वेश्चन हर पेपर में मिलता था, हर एक सैम्पल पेपर में एज केस स्टडी। बात वही है, देख डिफरेंस कर रहे हो, ये पॉइंट आपने ले लिया, ये तो मैंने जनरल x1 y1 दिया, x2 लिख लो। तुम समझे नहीं, चलो x2 ले लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ही दिया होगा। x1 y1 नंबर शो करता है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जैसे a1 a2 a3 है ना, वैसे। अब देखो x1 माइनस x2 करोगे, फर्क कहाँ होता है कि मैंने एक पॉइंट आपको दिया 7 9 और दूसरा दिया 4 3। अगर आपने 7 माइनस 4 किया है ना, तो दूसरे पॉइंट का भी 9 माइनस 3, बस इतना रखना है। अब आपको मैंने इसको x1 लिया, दूसरे ने इसको x2 लिया, बोले अब x2 हम इसको भी तो ले सकते थे, इसको x1 ले लेते और 7 9 को x2 ले लेते। बस आपने कॉरेस्पॉन्डिंग रखना है, अगर इसको x1 लिया है तो यही y1 माइनस y2। समझ में आ गया? फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर ही कर रहे हो, है ना। और जो क्वेश्चंस आज अभी करवाएंगे उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जहां कोऑर्डिनेट थोड़ी हायर पढ़ोगे ना जाके नेक्स्ट क्लासेस में, वहां पर ये समझ में आता है, राइट। अभी इतना नहीं हमें उलझना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in figure 7.8. तो कुछ ये फिगर से बनी हुई है। अच्छा, जब ऐसे ब्लॉक्स बने हो, डायरेक्टली हमें नहीं दिया होता एक्सेस है, ठीक हो गया। तो इस फिगर में हाउ वुड आई डिफाइन, मैं कैसे लूंगी इसमें बताओ। आपकी जो नीचे वाली कॉलम्स, जहां पे कॉलम्स लिखा हुआ है, उस वाली लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या लिखूंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। और जो हमारी ऊपर वाली वर्टिकल लाइन है जहां रोज लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। ठीक हो गया ना। तो और जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है उसे हम क्या ले लेंगे, बताओ, 0 0 ओरिजिन। ठीक है, लेट मी सी अगर यहाँ पे हो जाए, करो तब तक सॉल्व, कितना होता है खुद से। What I'm trying to do is just to open this chapter, यहाँ पर सिर्फ फिगर के हिसाब से मैं आपको समझा दूँ। कौन सा वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, दिख रहा है सबको। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आपकी बुक में 0, मेरी बुक में 0 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है विल राइट 0 हियर। समझ में आ गया ना बच्चे, अब तो क्लियर है। क्लियर है बोर्ड पे ये सबको, यहाँ पे क्लियर है ना। चलो, तो उसने कहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड इन दिस वे, ए बी सी डी पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको कहा आप इसको x लोगे, ये ओरिजिन। अच्छा, ये पॉजिटिव x होगा नेगेटिव x होगा, पॉजिटिव x, अपवर्ड्स में पॉजिटिव y। समझ में आ गया इतना। देन डोंट यू थिंक ABCD, अच्छा, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Champa disagrees. Using distance formula find which of them is correct. 2 फ्रेंड्स हैं तो वो पूछ रही है इनडायरेक्टली आपको कि ABCD क्या स्क्वायर बनता है। तो आप पहले क्या करोगे, स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3, 4। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6,
7। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 9, 4। समझ में आ गया? और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 6, 1। इन चारों को यूज करके बताना है स्क्वायर बनेगा कि नहीं। अच्छा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो मुझे क्या करना है? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी फाइंड करनी। तो जहां पर दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब मुझे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। ए पॉइंट ए है, बी पॉइंट ए है, इन दोनों का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। समझ में आ गया हमें ये? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। हेलो, चलो ये समझ में आ गया। तो फाइनल लेंथ ऑफ ए बी, सब छोड़ के देते हो काम, काम किया करो। हाँ, कर लिया। बीसी की लेंथ निकाल ली, सारी निकाल ली। स्क्वायर बनता है कि नहीं? चेक कर लिया सबने ये? सो इफ आई हैव ऑल द 4 पॉइंट्स, ए के वर्टिसेस क्या है अपने पास? 3, 4। बी के वर्टिसेस है 6 एंड 7। सी के वर्टिसेस है 9 एंड 4 एंड डी के वर्टिसेस है 6 एंड 1। सो आई विल फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब चाहे 3 - 6 करो या 6 - 3 करो। 3 - 6 किया तो 4 - 7 करना, और अगर 6 - 3 कर रहे हो तो 7 - 4 लिखना। समझ में आ गया? तो दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3√2। फिर बीसी की लेंथ निकालेंगे, क्या आ जाएगी? 6 - 9 -3 का स्क्वायर, फिर से 3 स्क्वायर, 7 - 4, फिर से 3 स्क्वायर, क्या आ गया? 3√2 यूनिट्स। फिर हम निकालेंगे सी डी, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगेन 3√2 यूनिट्स। और फिर ए डी, तो क्या आ जाएगा? 6 - 3, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3√2। चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो पहले हमारा इंस्टेंस क्या होगा? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? रोम्बस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है स्क्वायर बोलो। स्क्वायर ना बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, उसमें सब कुछ पूरा होता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रोम्बस। अब वो रोम्बस स्क्वायर कब बनेगा? जब उसके डायगोनल्स इक्वल। हाँ जी, दामे डायगोनल्स निकाल लिया आपने? निकालो। एसी की लेंथ क्या आएगी? और बीडी की लेंथ क्या आएगी? हाँ जी, यूनिट्स यूनिट्स लिख देना अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। डू राइट यूनिट्स एंड स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कुछ और नहीं हुआ ना तो मैम ने इसी के नंबर काट लेने आपके। ये नहीं लिखा हुआ जी तो मैंने आधा नंबर काट दिया। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर हु इज करेक्ट? चंपा या चमेली? किसने सही बोला? चंपा ने या चमेली ने? चंपा। सो चंपा इज करेक्ट। सच में केस स्टडी था, इसी को कर करके बहुत क्वेश्चंस बना कर दिए हुए थे। समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, अब हमें क्या करना है? एग्जाम्पल नंबर 1, पेज 158। डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशंस क्या है बेसिकली ये बता रहे हैं।
ठीक है, तो होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली लाइन सेगमेंट्स की लेंथ बताता है, और लाइन सेगमेंट्स को जोड़कर कौन सी फिगर बनती है, आपके लिए दो ही है, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बता रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर इनको पॉइंट्स को हटा दूं, ये 0.23 है और ये 0.45 है, ये कोऑर्डिनेट आ गई। अब मैं इस कोऑर्डिनेट्स को हटा दूं, ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, लाइन सेगमेंट। कोऑर्डिनेट ने क्या किया, ज्योमेट्रिकल फिगर को प्लेसमेंट दी है, तो ज्योमेट्री ना, तो लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर मैंने कहा कि इनमें डिस्टेंस निकाला है, तो ज्योमेट्री ने क्या कहा, आपने क्या निकाली है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। समझ में आया? कोऑर्डिनेट ने कहा मैंने डिस्टेंस निकाला है बिटवीन टू पॉइंट्स, वही चीज ज्योमेट्री कहेगी कि ये आपने डिस्टेंस तो निकाला है, बट मेरे लिए क्या है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए। समझ में आ गया? तो जहां पर भी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट कहा जाता है, वहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल, पहले एक क्वेश्चन लिखो, इससे पहले लिखो, आपकी असाइनमेंट मतलब आपको मैंने एक्स्ट्रा ही देना था, वो पहले करवा देती हूँ। लिखो इस क्वेश्चन को, the end points of diameter of a circle, the end points of diameter of a circle, मतलब कि एक सर्कल, सर्कल क्या होता है, साथ ही में इमेज बन जाए, गोल वाली फिगर हमने बना दी, उसकी डायामीटर ड्रॉ कर दो, डायामीटर, उसके एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स मतलब जो सर्कल पे आते हैं, वही एंड पॉइंट हुआ ना उसका। उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2 4 -3 -1. The end points of diameter of a circle are given as a 2 4 b -3 -1. अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ जी, अब समझ में आ रहा है हमें करना क्या है। पहले डिस्टेंस किसका निकालेंगे, ए बी का, और वो क्या आएगी, डायामीटर। ये डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया? जो क्या निकालता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब मैं ए बी की लेंथ निकाल लूंगी, और रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर। समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है, कि जो सर्कल में स्टडी करते थे, अब वो कोऑर्डिनेट्स के साथ स्टडी कर रहे हो। मैंने यही कहा है, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, कुछ और नहीं कहा, और वो हम सर्कल्स में भी यही करके आए थे, आगे कोऑर्डिनेट में भी यही कर रहे हैं। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट आपके पिछले सारे टॉपिक्स को ना, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, सबको और ज्योमेट्री को, सबको रीइंफोर्स ही करती है, उनको यूज करती है, ये कुछ अलग नहीं बता रही है। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगी, ए बी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, 2 -3 क्या हो जाएगा, 2 -3 क्या हो जाएगा, 5, उसका स्क्वायर, 4 -1, तरन समझ में आ गया? तो क्या होगी हमारी डायमीटर, 5√2। हमें निकालनी क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बताओ, ये आंसर लिख कर आओगे, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, या यही लिखा हो काफी, बस लेंथ ऑफ रेडियस 5√2/2। सीरियसली, ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क में आएगा। समझ में आ गया? 2 फॉर्मूला है, अगर आपको लेंथ पूछी है, डिस्टेंस, दूसरा फॉर्मूला होगा, वो बताऊंगी कैसे यूज करते हैं, वो अलग चीज है, जो सेकंड एक्सरसाइज में होगा। अब समझ में आया हमें? एग्जाम्पल 1 पर आया, पेज 158, एग्जाम्पल नंबर 1, page 158, example 1, which says do the points 3 2 -2 -3 and 2 3 form a triangle। ठीक है, मैंने आपको कल एक चीज करवाई थी कि ये पॉइंट्स क्या ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपने ना क्लास 9 में एक चीज मिस की थी, वो थी इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल, आपको डिलीटेड था वो एक्सरसाइज। उसकी सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, कोई भी 3 नंबर्स आपको मैंने दे दिए, 2 3 and 4,
क्या इनको एज लेंथ मानकर, स्केल में लेंथ मानकर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अब क्या करना है आपको, क्या कहोगे कि नहीं जी ठीक है मैम स्केल से ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने आपको कोई कंस्ट्रक्शन टूल कोई नहीं लेकर आया, कोई स्केल कोई कंपास नहीं लेकर आया, अब बताओ। तो हर बार हम कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा उसके लिए एक चीज फॉलो होती है, वो होता है, लिखो, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज मोर देन थर्ड साइड। इक्वल भी नहीं होगा सम, ये बड़ा ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपको ना 9th क्लास में ओरल क्वेश्चंस, अगर ये किसी टेस्ट में भी जाओ ना, एमसीक्यू या कॉम्पिटिशन में बैठे हो, कोई पूछता है तो इंस्टेंट शूट करता है। आपको ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है, तो आपसे ये पूछेगा कि ये साइड ऑफ ट्रायंगल बन सकता है, समझ में आया? तो आप क्या कहोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी मोर देन थर्ड साइड। एनी टू मतलब हर तरह से ऐड कर लो। 2 + 3 इज इट मोर देन 4? यस। 3 + 4 is it more than 2? Yes. Then 2 + 4 ये भी 3 से बड़ी है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे मर्जी बनाओ बनेगा, समझ में आ गया? अब उसके बाद है यहां पर नेक्स्ट कि अगर मैं लेती हूं 2 2 4 1 3 4, अब बताओ 2 + 2 कितना हो गया? 4, और थर्ड साइड भी कितनी है? 4, तो 4 तो 4 से बड़ा नहीं है, तो कुछ भी कर लो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं है। एक ही केस होता है। 4 + 2 6 तो बड़ा आ गया ना, लेकिन एक केस आ गया ना, खत्म हुआ, वो एक ही केस होगा। हाँ, लेकिन 2 + 2 तो 4 से बड़ा नहीं हुआ ना, आपको हर एक केस चाहिए। कोई भी एक केस इसके अगेंस्ट हो गया मतलब नहीं ट्रायंगल फॉर्म होगा, और एक ही होता है, चारों नहीं होते, तीनों नहीं हो सकते, ऑब्वियसली एक ही होगा। समझ में आ गया? वो क्यों? क्योंकि आपने दो तो ऐसे ड्रॉ कर लिया, जो तीसरा ड्रॉ करते हो ना वो कुछ ऐसे जाता है, आपस में ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। बनाना कभी, ये 4 सेंटीमीटर लिया आपने, आप यहां से 2 की रे ड्रॉ करोगे, यहां से 2 की रे ड्रॉ करोगे, वो सर्कल ऐसे जाएगा। समझ में आ गया? तो 4 + 2 6, 4 + 2 6 हो गया, बस 2 + 2 4 हुआ है। एक ही केस निकलता है हर बार, जो मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें एक ही होता है, उसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि नहीं जी ट्रायंगल नहीं बन सकता। समझ में आ गया? 3 तरह से ऐड करोगे, 3 में से एक ही होगा जो कहेगा नहीं जी हम बड़ा नहीं है हम छोटे हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बने। क्लियर हो गया इतना? हमें समझ में आ गया ना बच्चे अब तो, है ना? तो अब यही चीज को कहते हैं कि बताओ जी ये 3 आपको वर्टिसेस गिवन है, क्या इन तीनों से ट्रायंगल फॉर्म होता है? तो आपने कहा मान लो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना। अब कंस्ट्रक्शन तो हमने की नहीं है, हमने रफली इजे एज वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल ले लिया। थ्योरेटिकली हमने कहा कि मान लो ये तीनों वर्टिसेस बना रहे हैं किसी ट्रायंगल का, ठीक है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रूल मुझे याद है कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो AB + BC एनी टू साइड्स का सम शुड बी मोर देन थर्ड साइड। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल सकती हूँ? लेंथ ऑफ साइड AB, लेंथ ऑफ साइड BC, लेंथ ऑफ साइड AC। पहले मैं कहूंगी मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके तीनों की लेंथ निकालने दो, ठीक हो गया? तो ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है ना। तो अब मैं निकालूंगी तो क्या आएगा? 3 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर √, ठीक हो गया? तो ये क्या आ जाता है? 5√2। BC की लेंथ निकाली, -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर √, क्या बन गया? 16 + 36। AC की लेंथ निकाली, वन स्क्वायर + 1 स्क्वायर विच इज √2। तो
तीन तरह से हमारे पास लेंथ आ गई। ये है रूट, इसको 50 लिख लिया, बीसी को मैंने रूट 52 लिखा है, एसी को लिखा है रूट 2। अब बताओ ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं? यस। क्यों होगा फॉर्म? क्योंकि कोई भी दो साइड्स को ऐड कर लो, थर्ड साइड से वो बड़ा ही बन रहा है। 50 का स्क्वायर रूट मतलब 7 से बड़ा हुआ, 52 का भी स्क्वायर रूट मतलब 7 से बड़ा हुआ, और 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1.414, है ना। इसमें गलती ये मत करना कि रूट 50 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 52। ये तो नहीं सोच रहे ना, सोचना भी मत। पता है ना, हम 10th में 9th में गलतियां करके आए थे, 10th में नहीं करेंगे, है ना। हाँ ठीक है ना, 9th में गलतियां हमने ये स्क्वायर रूट्स में ऐड डायरेक्टली करते थे, नहीं करते, ठीक है। तो अब 7 + 7 करोगे 14, मोर देन 1.4। 7 में ये 1 ऐड किया, मोर देन दिस 7। इस 7 में ये 1 ऐड किया, मोर देन द थर्ड साइड। तीनों ही पेयर्स बड़े बन रहे हैं, तो यस, उसने लिखा भी हुआ है sum of two sides of a triangle is more than third side, therefore it is a triangle. Therefore the three vertices will form a triangle. समझ में आ गया इतना? क्लियर है बच्चों सबको? हर्षित, हर्षित पढ़ रहा होगा कि सो गया होगा ये? हाँ सो गया होगा। हाँ नहीं, लीव तो नहीं किया होगा, यहाँ ज्वाइन किया होगा उसने, लीव नहीं किया, ये फोन पे लगा होगा, पक्की बात है, सोने वाला भी नहीं। म्यूट तो किया होगा उसने, अच्छा मुझे भी म्यूट किया होगा, सुनो ही ना कुछ भी। बड़ी अच्छी बात है, काश मैं भी कर देती यहाँ से म्यूट तो मुझे भी ना सुने कुछ। नहीं मैं नहीं कर सकती बच्चों, ये परमिशन नहीं देता जूम। हाँ थोड़ी सी तो प्राइवेसी पार्टिसिपेंट्स की भी रखनी चाहिए ना, तो आई कैन आस्क, आई कैन नॉट अनम्यूट, ठीक है ना। तो पहले करता हो शायद, तो फिर कोई बैठकर बात कर रहा है तो कोई सुन रहा होगा पीछे से, ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी किसी और ने, सो इसलिए ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया बच्चा में। अच्छा अब किस सबने तो कहा कि मैम अगर सम ऑफ टू साइड्स मैंने बोला मोर देन थर्ड साइड है तो ट्रायंगल बनेगा, है ना, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो एक केस है, आपने ये 3 पॉइंट्स लिए ए बी और सी, हमने डिस्टेंस ए बी निकाला, डिस्टेंस बी सी निकाला और डिस्टेंस ए सी निकाल लिया। फिर मैंने नोटिस किया कि अगर मैं ए बी और बी सी को ऐड करती हूँ, मेरे पास ए सी जितना डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। ए बी को ऐड किया और यहां से बी सी को ऐड किया, तो मेरे पास बन के आ रहा है ए सी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आपके पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। लिख लो, कंडीशन टू चेक कोलिनियर पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करना होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ अगर पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है वो चेक करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, ए बी बी सी ए सी तीनों लेंथ निकालूंगी, किसी भी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया? इसका मतलब ये था कि आपने इसे कुछ ऐसे लिया कि ये बी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि जो बी है, ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल है, तुम्हें ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी का सम चाहिए, तो इस बी को मूव करके यहाँ पे आना चाहिए, तभी होगा। देख ये ए सी था, इसी के दो टुकड़े कर दिए, ठीक हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, आपस में मिलेंगे तो नहीं, लेकिन जब ऐसा कंडीशन होता है तो पॉइंट्स हमेशा कोऑर्डिनेट में कहाँ होंगे, कोलिनियर होंगे, राइट। सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस कोलिनियर पॉइंट्स। तो यही आपका ना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, डिटर्मिन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अच्छा एक ना क्वेश्चन वाली बात मैं बताऊंगी, 1 5 2 3
एंड -2 -11। जहां भी कोऑर्डिनेट होती है ना, पहली चीज तो मैं क्या करती हूँ, जहां पॉइंट्स दिए होते हैं ना, मैं उनका नाम देती हूँ, ABC, हमेशा, है ना। अच्छा लगता है, किसी को भी उसका नाम दो, अच्छा लगता है। ऐसा क्यों करती हूँ, मुझे ना डिफाइन हो जाता है कि अब मैं AB की लेंथ निकाल रही हूँ, फिर डिफाइन होगा BC की लेंथ निकाल रही हूँ, फिर डिफाइन होगा AC की लेंथ। मैं कहूंगी ना इन दोनों की लेंथ निकालो, फिर इन दोनों की निकालो, नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, लेंथ ऑफ AB निकालो, लेंथ ऑफ BC निकालो, लेंथ ऑफ AC निकालो। आपकी कैलकुलेशंस बहुत डिफाइंड में आ जाएंगी कि मैं किस किस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो AB की लेंथ क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5। BC की लेंथ क्लियर हो गया ना। देखो BC को स्पॉटिंग करना कि मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 16 प्लस 196, 212। ठीक है, और AC की लेंथ निकालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 नहीं आना चाहिए ना, नहीं, AB में 1 -2 कितना होगा, उसका स्क्वायर करोगे, इसलिए, है ना। हाँ, सो आफ्टर पूरी कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद ना रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर डिफरेंस वो कॉरेस्पॉन्डिंग मैटर नहीं करता। मतलब अगर मैं 1 -2 करके 3 -5 करूंगी तब भी आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर ही हो रहा है ना। लेकिन बहुत जगह मैटर करता है, इसलिए कहा गया था कि इसको कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखा दो, है ना। आगे जब जाके पढ़ते हो ना इसको, थोड़ा सा और एडवांस लेवल में आ जाते हो, तो हमें पता लग जाता है कि नहीं, काफी जगह में मैटर करता है। हाँ जी, आप बताओ कोलिनियर है कि नहीं। व्हाट विल यू से, आर दे कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा चलो, इनको अब सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। ये तो √5 है, इसको ब्रेक कर लो, 4 × 53, यही हुआ ना। तो 2√53 यूनिट्स। अगर यहाँ कंफ्यूजन आती है, इसको ब्रेक किया हमने, तो कितना आ जाएगा, 5 × 53। कुछ हो रहा है, ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, या कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है। आपने AB और BC को ऐड किया, कैन यू से इज इक्वल टू AC, कुछ है ऐसा, या AC प्लस BC को ऐड करो और थर्ड वाला आ जाए, कुछ ऐसा हो रहा है अपने पास, नहीं हो रहा। ठीक हो गया इतना। सो देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अभी क्लियर, अब समझ में आ गया सबको, द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, अब ऐसे ही लिखो एक, फिर तो बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद पर क्लास हो गया। चलो करो ये, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A 0√3, B √3 + 1, comma, find the distance between these 2 points. समझ में आया हमें, समझ में आ गया हमें, है ना।
आ रहा आवाज फिर नहीं आया? ठीक है बच्चों।